सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रहा है। हाँ अब आ सर रहा है। आप अरे अब असर आ रहा है। हाँ ठीक है। तो देखो होता क्या है, एटॉमिक लेवल पे दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स बंधे होते हैं, ठीक है ना। तो जब इस पे फोर्स लगाओगे, इधर फोर्स, इन दोनों एटम पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, इसके बीच का गैप बढ़ेगा। तो बीच का गैप क्या हुआ, बढ़ गया। फोर्स लगा है तो ये मान लो लेंथ एल था, अभी बढ़ के एल डैश हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये फोर्स को हटाएंगे ना, इस फोर्स को जैसे ही हटाओगे तो फिर से अपना जो ओरिजिनल शेप है या ओरिजिनल ये जो लेंथ पहले एल था उसको क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एलास्टिसिटी बोलते हैं। ये सारे मेटर, सारे जो सॉलिड्स है सब में होता है, कुछ में तुम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे स्प्रिंग हो गया, उसमें दिखेगा, स्प्रिंग को खींचते हैं फिर छोड़ते तो क्या होता है, अपने नेचुरल शेप में आ जाता है। वैसे ही रबड़ में भी होता है, रबड़ को खींचेंगे छोड़ेंगे तो वो रिटर्न हो जाएगा। तो कुछ में ऑब्जर्व कर पाते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाओगे, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे मेटल रॉड हो गया, मेटल रॉड किस एल्युमिनियम का ले लो या फिर मेटल रॉड स्टील का ले लो, उसमें भी फोर्स लगाओगे तो चेंजेस होगा, जो लेंथ का चेंज होगा उसमें भी होगा, लेकिन वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि माइक्रो मिली में होता है। लेकिन जब जैसे ही छोड़ोगे फिर वो जो मिली का चेंज हुआ है वो वापस क्या होगा, रिटर्न बैक हो जाता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो क्या, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। लिखना, it is the property of solids, it is the property of solids, it is the property of solids by virtue of which, by virtue, virtue, it is property of solids by virtue of which, by virtue of which it 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 regain its shape, it regains its shape, it regain its shape and size, it regain its shape and size when applied external force, when applied external force, when applied external force is removed, is removed, ठीक है। तो जैसे ही फोर्स हटाएंगे जो पहले उसका शेप एंड साइज था उसको रिटेन कर लेगा, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखना पैरा छोड़ के, द डिफॉर्मेशन, द डिफॉर्मेशन, the deformation caused, the deformation caused, deformation caused by the external force, the deformation caused by the external force, by the external force is called elastic deformation, is called elastic deformation, elastic deformation if 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 body regain its shape, if body regain its shape, if body regain its shape and size, regain its shape and size after after removal of force, regain its shape and size after removal of force, ठीक है। चलो अब इसमें एक चीज आता है कि जैसे हमने एक रबड़ था हमारे पास, ठीक है, जब हमने फोर्स बढ़ाया, रबड़ लगाया रबड़ पे, तो इसका लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। फोर्स लगाया रबड़ पे, इसका लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, और इंक्रीज होगा, और फिर और फोर्स लगाते जाए तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये ब्रेक हो जाएगा। फोर्स लगाते जाए लगाते जाए लगाते जाए, एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जहां पे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा।
तो इस टाइप का जो डिफॉर्मेशन होता है, तुमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद क्या हो गया, टूट गया, तो डिफॉर्मेशन तो हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन डिफॉर्मेशन भी दो तरीके का होता है, एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन और एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो डिफॉर्मेशन है जो वापस नहीं हो सकता है, मतलब रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है, समझना। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, अभी मैंने डिफिनेशन लिखा है इलास्टिक डिफॉर्मेशन का। इलास्टिक डिफॉर्मेशन वो डिफॉर्मेशन है जो हमने फोर्स लगाया था ना, तो लेंथ में चेंज हुआ था, लेंथ में चेंज हुआ था, जैसे ही फोर्स हटाया तो लेंथ अपने आप को क्या कर दिया, ओरिजिनल में आ गया। तो जो चेंज इन लेंथ था ना, जो बढ़ने के बाद फिर से ओरिजिनल शेप में आ गया, उस चेंज इन लेंथ को, उस डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट बात आती है किसकी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो डिफॉर्मेशन है जहां से बॉडी अपना शेप एंड साइज रिटेन नहीं कर सकता। क्लियर है। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू कोई भी सॉलिड अपने शेप एंड साइज को क्या करता है, रिटेन करता है, ठीक। और इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, ये वो डिफॉर्मेशन है, इसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर रेंज होगा कि उससे ज्यादा का तुमने अगर डिफॉर्मेशन कर दिया तो फिर किस में चला जाएगा, प्लास्टिक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे लिखना, लिखो, when 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 external force when external force when external force on the solid increases, when external force on the solid increases after a certain point, after a certain point after a certain point, then shape and size of the body, then shape and size of the body shape and size of the body cannot be fully retained, cannot be fully retained, cannot be fully retained, full stop. Deformation produced during this deformation produced during this is called plastic deformation, is called plastic deformation, is called plastic deformation, and this property is called plasticity, and this property is called plasticity, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जैसे अगेन रबड़ ही था, रबड़ पे हमने फोर्स लगाया, तो अगर इस फोर्स का वैल्यू छोटा है, ठीक है ना, फोर्स को हटाएंगे तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अभी क्या करें, फोर्स बढ़ा दिया, तो आफ्टर एक सर्टेन लिमिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, जो डिफॉर्मेशन होगा ना, वो डिफॉर्मेशन आप रिटेन नहीं कर सकते हो। जैसे इतना आपने खींच दिया फोर्स लगा करके, अब छोड़ोगे ना, फोर्स हटा दोगे, तो भी जो रबड़ का शेप होगा वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, इस तरीके का कुछ दिखेगा, ठीक है ना। ये ऑब्जर्व भी करोगे, रबड़ में बचपन में खेलोगे तो खींचते हो तो क्या होता है कि फिर वापस आ जाता है, ज्यादा देर तक खींच दिया था, क्या आ गया, उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये जो डिफॉर्मेशन है ना, जो कि अब रिटेन नहीं कर सकते हो आप, उस डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और ये डिफॉर्मेशन होने के लिए हमें फोर्स की वैल्यू क्या करनी पड़ती है, ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। और जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिसिटी बोलते हैं, प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं, डिफॉर्मेशन को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। और ये एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है, परमानेंट मतलब फोर्स हटा देंगे तो भी दिखेगा, ठीक है ना। तो लिख देंगे इट इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन, इट इज ए परमानेंट डिफॉर्मेशन, इट इज ए परमानेंट डिफॉर्मेशन। और इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, टेम्पररी होता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है ना, वो टेम्पररी होता है। टेम्पररी क्यों, जैसे ही फोर्स हटा है गायब हो गया, इसलिए कैसा डिफॉर्मेशन है, वो टेम्पररी है, हो गया। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग है
स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन, चलो अब समझते हैं क्या हो रहा है। अभी मैंने बोला कि अगर ये एक रबड़ है, रबड़ विजिबल होता है ज्यादा, इसलिए सब कुछ रबड़ पे बात करते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि रॉड नहीं ले सकते, आयरन रॉड नहीं ले सकते, आयरन रॉड भी ले सकते हैं, रबड़ से ज्यादा जल्दी बच्चे इमेजिन कर पाते हैं, इसलिए रबड़ रबड़ बोल रहे हैं। ये ऐसा शेप है, नॉर्मल इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब क्या करा, इस पे फोर्स लगाया तो इसका लेंथ चेंज हो गया, ठीक है, बढ़ भी सकता है, उल्टा फोर्स लगेंगे तो घट भी सकता है। अब देखो हमने लेंथ चेंज कर दिया, जैसे ही इस फोर्स को हटाते हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आता है। अब ओरिजिनल शेप में क्यों आ रहा है, ओरिजिनल शेप में देखो, जब हमने बाहर की तरफ फोर्स लगाया तो लेंथ इसका क्या हुआ, बढ़ा। अब जैसे ही फोर्स हटा रहे हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ रहा है। ओरिजिनल शेप में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनली फोर्स जनरेट हो गया। जैसे होता क्या ना, एक रस्सी है, रस्सी के दोनों एंड फ्री करके रखे हुए हैं, ठीक है, तो रस्सी के दोनों एंड अगर फ्री करके रखे हुए हैं तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, रस्सी के दोनों एंड फ्री है, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो टेंशन कितना होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे ये एंड फ्री है, ये एंड फ्री है, कुछ भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं एक्सटर्नली, खींच नहीं रहे हैं, तो रस्सी लूज है, लूज कंडीशन में टेंशन कितना होगा, 0 होगा। जैसे ही हम इसको फोर्स लगाते हैं इधर F और इधर F, मतलब टाइट कर देते हैं, और अब कहीं भी काटोगे रस्सी को तो क्या दिखेगा, टेंशन दिखेगा। तो अगर टेंशन T यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, और दिस टेंशन T बराबर किसके होता है, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। सेम बिहेवियर होता है इसके अंदर भी, रॉड हो कोई भी बॉडी हो, सेम एग्जैक्ट बिहेवियर होता है। क्यों, क्योंकि कोई भी सरफेस काटोगे ना तो ये सरफेस पे क्या मिलेगा, एक ऐसे मोलिक्यूल्स मिलेंगे, मोलिक्यूल्स ऐसे बंधे होंगे, और हर एक लेयर पे जो मोलिक्यूल है ना उनके बीच में बॉन्डिंग है। हर एक लेयर पे जो मोलिक्यूल है, अगर इसको जूम करें, जूम करके देखते हैं तो ऐसा कुछ मोलिक्यूल्स है, ये एक लेयर है मोलिक्यूल का और इधर एक लेयर है मोलिक्यूल का, ऐसे। इन सारे मोलिक्यूल में क्या होता है, बॉन्डिंग होता है, बॉन्ड लेंथ होता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, इनका एक प्रॉपर बॉन्ड लेंथ होता है, क्योंकि उनके बीच में एक बॉन्डिंग फोर्स लग रहा होता है। अब देखो जब हम फोर्स लगाते हैं, इसको खींचते हैं, तो यही बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, यही बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इंक्रीज करने के चलते अब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल जो लेंथ है वो भी बढ़ जाता है। तो हमने फोर्स लगाया ना बाहर की तरफ, जब यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स किस पे लग रहा है, इस बॉन्ड लेंथ पे। अब ये फोर्स क्या करेगा, इसको इंक्रीज करेगा, इस बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करता है, तो ये क्या करेंगे ना, सेम ऐसा सीनरी है। जैसे हम एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे तो रस्सी के अंदर क्या हो रहा था, टेंशन जनरेट होता है, दिस टेंशन इज व्हाट, इंटरनल रेसिस्टेंस। सिमिलर फैशन में जैसे ही फोर्स हम इधर लगाते हैं तो ये जो बॉन्ड है इनके बीच में, दो पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है, उनके बीच में एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, और वही रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, बॉडी के शेप जो होता है ओरिजिनली उसको रिस्टोर करने में हेल्प करता है। आ रही बात समझ में, ठीक है ना, तो लिखना, when external force when external force is applied on a body, when external force is applied on a body, external force is applied on a body in such a manner, in such a manner, in such a manner, in such a manner that body is in that body is in static equilibrium, static equilibrium, static equilibrium, then a restoring force, then a restoring force, then a restoring force is developed, then a restoring force is developed inside the body, inside the body, whose magnitude
whose magnitude is equal to external force, whose magnitude is equal to external force, and its direction is opposite, and its direction is opposite to the external force, and its direction is opposite to the external force. Full stop. This restoring force per unit normal area, this restoring force per unit normal area is called stress, ठीक है। अब समझना क्या बोल रहे थे। ये कर कोई बॉडी है, एक बॉडी है, इस पे फोर्स कैसा लगना चाहिए, फोर्स इस एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। कंडीशन ये होगा कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब इसका मोशन नहीं होगा। तो मोशन कब नहीं होगा, जब इधर फोर्स लगाओगे एक डायरेक्शन में, मान लो इस बॉडी पे इधर फोर्स लगा दिए, तो ये क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, नहीं है। जैसे इधर फोर्स लगाएंगे ना तो ये इधर की तरफ चलने लगेगा, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो फोर्स बॉडी पे हमेशा कैसा लगना चाहिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के कंडीशन होना चाहिए। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है कि नेट फोर्स जो बॉडी पे होगा, जो एक्सटर्नली अप्लाइड हो रहा है, वो कितना होना चाहिए, 0। इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब देखो, अब इधर फोर्स लगाओगे ना तो यहां से एक नेट फोर्स दिखेगा, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम अमाउंट में फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इस बॉडी का, इसको क्या बोलना है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलना है, क्योंकि इस बॉडी पे नेट फोर्स जो है वो क्या है, 0 है। तो या तो इस तरीके से लगा सकते हो या फिर एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, ऐसा एफ, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ना ऊपर वाला, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एक लेयर काटोगे, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स टेंशन में होते हैं। क्यों, क्योंकि खींच के रखा हुआ, खींच रहा है। तो ये यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, दैट फोर्स वो टेंशन में होता है, ठीक है ना, और उसका नेचर होता है टेंसाइल। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा ना वो कंप्रेस हो रहा है, ऐसे ये मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है उसका नेचर होता है कंप्रेसिव। मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो इसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स कंप्रेस कर रहा है, लेंथ डिक्रीज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव फोर्स। तो ये जो फोर्स है ना, ये कैसा फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है, और ये कंप्रेसिव फोर्स है। जब भी कोई फोर्स लेंथ को इंक्रीज करे, कोई फोर्स क्या कर रहा है, लेंथ को इंक्रीज कर रहा है या इंक्रीज करने की टेंडेंसी रख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। और जब लेंथ को डिक्रीज करता है तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव फोर्स बोलेंगे। और इसके अंदर जो भी रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू एक्सटर्नली जो अप्लाइड फोर्स है उसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यह रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू एफ। और अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, सो स्ट्रेस जो होगा
दैट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, और अगर यहाँ पे F टेंसाइल फोर्स होगा तो उसके चलते आता है टेंसाइल स्ट्रेस, और अगर फोर्स कंप्रेसिव है तो जो स्ट्रेस आता है वो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये स्ट्रेस है तुम्हारा। ठीक है, स्ट्रेस क्या है? फोर्स जो अप्लाई हुआ वो डिवाइडेड बाय एरिया। और ध्यान रखेंगे एक्चुअल जो डेफिनेशन है ना वो क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है? तो जब मैथमेटिकली हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। जो हमने बाहर से अप्लाई करा है वो। ए यहाँ पे क्या है? ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया। ए क्या है तुम्हारा? ए है एरिया परपेंडिकुलर टू फोर्स। ठीक है, तो अगर ये रॉड है, फोर्स इधर लग रहा है और इधर लग रहा है, तो एरिया कौन सा परपेंडिकुलर है? ये वाला। जैसे ये रॉड है, इसको इधर से फोर्स लगा खींच रहे हैं और इधर से ऐसे फोर्स लगा खींच रहे हैं, तो जो एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा वो ये वाला एरिया ऐसे। तो ये एरिया को क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। और क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट बताओ स्ट्रेस का क्या होगा? यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो स्ट्रेस का। तो डायमेंशन होगा m1l-1 t-2, मतलब पार। यूनिट पहले बताओ, यूनिट क्या? यूनिट है तुम्हारा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक काम करना, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस एफ अपॉन एरिया लिखे ना, ये अभी मिटा के रखो। परपेंडिकुलर टू फोर्स जो है ये हटा के रखो, इसको बस क्रॉस सेक्शन एरिया ही लिखो, क्योंकि थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा जहाँ से टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे हम। ये बस क्रॉस सेक्शन एरिया लिखो, क्रॉस सेक्शन एरिया। जो परपेंडिकुलर वाला टर्म है उसको हटा दो। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे, वहां पे एक शियर स्ट्रेस होता है जो कि एरिया के पैरेलल होता है, तो वहां से जब डेफिनेशन देंगे तो फिर से चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको बस क्रॉस सेक्शन एरिया ही रखो। ये एरिया और जब डेफिनेशन लिखा है शायद वहां भी नॉर्मल एरिया बोले है ना, उसको भी हटा देना। जो स्ट्रेस का डेफिनेशन लिखा है ना उसमें नॉर्मल एरिया बोले होंगे, नॉर्मल को काट दो। पर यूनिट नॉर्मल एरिया जो है वहां से नॉर्मल बस हटा दो, क्योंकि नॉर्मल बोलने से एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रेस आ जाता है, वो अभी डिस्कस करेंगे। हो गया? चलो, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल। यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो यूनिट ध्यान में रखोगे। डायमेंशन भी निकाल सकते हो इजिली। डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन ml(t-2) डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ml-1 t-2। ठीक है, चलो अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस।
उसमें समझेंगे कि वो नॉर्मल एरिया मैंने क्यों कटवाया था। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है वो दो टाइप का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा होता है शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, शियर स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे और शियर स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक एक करके दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है ना, नॉर्मल स्ट्रेस इस केस में जो एरिया होता है, एरिया इज परपेंडिकुलर टू फोर्स। इसलिए कटवा दिए थे क्योंकि वो ऐसा लिखा देते तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फोर्स हो जाता। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, एरिया इज परपेंडिकुलर टू फोर्स। मतलब अगर ये एरिया है, ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो फोर्स इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऐसे फोर्स होगा। ठीक है, और जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसके भी दो टाइप होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस के कितने टाइप होंगे, दो टाइप, टेंसाइल स्ट्रेस एंड दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये जो फिगर बी है, बी के लिए ये वाला फिगर है, क्योंकि इसमें फोर्स कैसा है, अंदर की तरफ है, लेंथ को डिक्रीज कर रहा है। जब लेंथ डिक्रीज होता है उसके चलते कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है, जब लेंथ इंक्रीज होगा तो टेंसाइल आएगा। ए का डायग्राम इधर बना रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन पे फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। एफ बाहर की तरफ लग रहा है, अगर एफ बाहर की तरफ लग रहा है तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल फोर्स बोलेंगे। और यहां से जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या होगा, स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो टेंसाइल होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा टी से। सिग्मा टी विल बी एफ बाई ए। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। यहां पे जो स्ट्रेस आता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा सी से, और सिग्मा सी जो है उसकी वैल्यू होती है माइनस एफ बाई ए। माइनस एफ बाई ए और सिग्मा टी इज एफ बाई ए। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और टेंसाइल स्ट्रेस पॉजिटिव होता है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस था। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होना चाहिए, फोर्स एरिया दोनों परपेंडिकुलर। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इस पे फोर्स लगा हुआ, यहाँ भी ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस पे फोर्स एफ लगा हुआ। अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस की। नंबर 2 क्या था, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस में क्या होता है, फोर्स इज पैरेलल टू एरिया। जो भी फोर्स हम लगाते हैं वो एरिया के पैरेलल होता है। समझना कैसे,
ये क्यूब है, इस क्यूब का जो टॉप सरफेस है इस पे अगर ऐसा फोर्स लगा, आ रही बात समझ में? जैसे कोई भी एक कार्टून है, कार्टून पे हम उसको ऐसे स्लाइड करते हैं ऐसे, ठीक है ना? अगर कार्टून ऐसे रखा हुआ है, कार्टून के ऊपर नीचे हाथ रख करके अगर ऐसे स्लाइड करेंगे, जो कि क्या है, टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के पैरेलल है। जो फोर्स है ना वो टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के क्या है, पैरेलल है। तो इससे जो शियर, जो स्ट्रेस जनरेट होगा ना, दैट स्ट्रेस विल बी व्हाट, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसलिए इसको क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस बोलेंगे। मतलब यहाँ जो एरिया देखोगे ना, रेड जिससे जो एरिया बना रहे हैं, जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा वो फोर्स के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना? अब देखो पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए, फोर्स इधर लग रहा है ना, तो स्टैटिक कंडीशन में जो बॉटम सरफेस है उससे फोर्स किधर लगना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स इधर ऊपर लग रहा है, नीचे वाले सरफेस पे इधर लगना चाहिए, तब ये दोनों एक दूसरे को मिलकर के क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। और यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो टाउ की जो वैल्यू होगी, टाउ विल बी एफ अपॉन ए, और यहाँ फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है। जैसे कोई भी कार्टून बॉक्स है, उस पे अगर फोर्स पैरेलली लगाओगे तो ये सिचुएशन जनरेट होगा। ये बात हो गया स्ट्रेस का। नेक्स्ट करेंगे स्ट्रेन का बात, तो लिखेंगे स्ट्रेन, STRAIN। देखो तो स्ट्रेस जो हमने पढ़ा वो बता रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं उसके चलते इंटरनली जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, और उसका पर यूनिट एरिया लेंगे तो उससे चलते क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। अब स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है ना, जब जैसे हम फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होता है, शेप चेंज होता है। तो शेप चेंज को भी दिखाना होगा कि कितना फोर्स लगाया तो कितना शेप चेंज हुआ, वो कौन बताता है, स्ट्रेन। अब एक चीज और, थोड़ा सा स्ट्रेन पढ़ाने से पहले एक चीज पूछेंगे, प्रेशर का जो यूनिट होता है क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। और यहाँ जो पढ़े स्ट्रेन स्ट्रेस, उसका भी यूनिट क्या है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर प्रेशर और स्ट्रेस की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का यूनिट क्या है, पास्कल ही है। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर का भी डेफिनेशन होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस का भी डेफिनेशन होता है। तो प्रेशर और स्ट्रेस में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम टू सेम चीज है, बोलो। नहीं पता? देखो प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर P जो होता है वो होता है F अपॉन A, सेम चीज। सिग्मा जो होता है वो भी क्या होता है, F अपॉन A। लेकिन जब स्ट्रेस का डेफिनेशन बोल रहे थे ना, तो ये जो फोर्स था ना, ये एक्चुअली क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स था, जो कि कहां से आया था, इंटरनली, नहीं इंटरनली डेवलप हुआ था। कैसे आया था, इंटरनली डेवलप होता है। रिस्टोरिंग फोर्स कहां डेवलप होता है, बॉडी के अंदर। लेकिन ये जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर कब आता है, जब यहाँ पे कोई गैस मॉलिक्यूल है, इस पे जाकर के धक्का लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा, उसके चलते प्रेशर जनरेट होता है। तो प्रेशर जो है ना, वो एक, वो क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है। प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है, मतलब वो किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के चलते प्रोड्यूस हुआ है। जैसे गैस मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे टकराए तो उसके चलते प्रेशर, या कोई टेबल है उसके ऊपर मैं उठा करके एक ब्रिक रख दूं तो उस ब्रिक के चलते टेबल पे फोर्स लगेगा, और एरिया से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, प्रेशर आएगा। लेकिन जो स्ट्रेस है वो क्यों आया, क्योंकि जब हमने एक्सटर्नली फोर्स लगाया, उस फोर्स के चलते बॉडी के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, और उस रिस्टोरिंग फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड करते हैं, उस क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर है? तो प्रेशर है एक्सटर्नल एजेंट, सिग्मा है, मतलब जो स्ट्रेस है वो क्या है,
इंटरनल एजेंट है, मतलब इंटरनल जो फोर्स जनरेट होता है उसके चलते प्रोड्यूस होता है। क्लियर। अब बात करते हैं स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन क्या होता है लिखना। इट इज डिफाइंड एज it is defined as it is defined as the ratio of change of dimension of a body, change of dimension of a body, change of dimension of a body to original dimension of the body। तो स्ट्रेन क्या है, बॉडी का, बॉडी पे जो फोर्स लगाया उसका चेंज, ठीक है, मतलब डायमेंशन में चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, क्या लिखी हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए बॉडी टू ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी ऑन application of external force, on application of external force। जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का डायमेंशन चेंज होगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और फ्रैक्शनल चेंज इन द डायमेंशन ऑफ बॉडी, और फ्रैक्शनल चेंज in the dimension of body, fractional change in the dimension of body, on application of external force, is called a strain, मतलब स्ट्रेन है क्या, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। या फिर इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज, इन डायमेंशन ऑफ बॉडी। चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन को फ्रैक्शनल चेंज भी बोलते हैं, और इसी फ्रैक्शनल चेंज को हम स्ट्रेन बोलते हैं। अब इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। स्ट्रेन जो है, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लिखना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लिखना strain produced in the body when a normal stress, when, या ऐसे लिख लो, when it is under normal stress, when it is under normal stress along its length, ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्या लिखी हो, हाँ, along its length, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखो,
in the direction of force, in the direction of force is called longitudinal, is called longitudinal strain, is called longitudinal strain. समझना, देखो हो क्या रहा है कि एक रॉड है, कंडीशन क्या होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए, जो फोर्स होगा, जो भी स्ट्रेस होगा वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल। इसलिए वो काट के लिखवाएं कि स्ट्रेस कैसा होना चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेस होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखो लिखा है अंडर, हाँ नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब है कि क्रॉस सेक्शन पे फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन पे फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। कोई भी नेचर हो सकता है, कंप्रेसिव या फिर टेंसाइल, उसमें नहीं सोचना है, बस फोर्स नॉर्मल होना चाहिए। तो जब इधर से फोर्स लगाएंगे ना, फोर्स लगाओगे तो इसका लेंथ क्या होगा, चेंज होगा। मतलब फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स किधर लग रहा है, इधर या इधर, तो इसी डायरेक्शन में जो ये जो लेंथ है ना, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। हमने टेंसाइल फोर्स लगाया तो लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब ओरिजिनली जो इसका लेंथ था वो L था, जब हमने फोर्स नहीं लगाया हुआ था। ठीक है, जब हमने फोर्स लगाया तो इसका लेंथ कितना हो गया, L प्लस डेल्टा L हो गया। ठीक है ना, लेंथ कब बढ़ता है, जब फोर्स लगता है तब। पहले ये लेंथ था, फोर्स नहीं लगा था, फिर बाद में क्या हो गया, ये लेंथ हो गया। अब जो भी चेंज आया है डायमेंशन में या फिर लेंथ में, लेंथ का डायमेंशन, जो लेंथ है ना वो फोर्स के अलोंग है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब होता है L प्लस डेल्टा L माइनस, इसी को चेंज इन लेंथ बोलते हैं, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है उसकी वैल्यू होगी, जो फाइनली लेंथ था वो, जो इनिशियल लेंथ था वो, तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन लेंथ देगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ऐसे इसका डेफिनेशन हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है उसको डिफाइन कर सकते हो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है ना, मतलब जब भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है ना कि वो सारे डायमेंशंस के बारे में नहीं बताएगा, विड्थ के बारे में, ब्रेथ के बारे में नहीं बताएगा। किसके चलते बताएगा, बस लेंथ में जो चेंज हो रहा है उसके बारे में बताएगा। तो इसका मतलब है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसको आप साइलेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है डेल्टा L बाई L। ठीक है, लेंथ में जो चेंज हुआ उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट है लैटरल स्ट्रेन। नेक्स्ट हेडिंग है लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो लैटरल स्ट्रेन में लिखना स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड in the body under normal stress, in the direction perpendicular to the applied force, in the direction perpendicular to the applied force, direction perpendicular to the applied force is called
lateral strain is called lateral strain. अब समझना क्या बोलना है। देखो, जब किसी भी चीज को खींचते हैं ना तो उसका लेंथ बढ़ता है, साथ ही साथ उसका जो थिकनेस होता है वो क्या होता है, घटता है। जब रबड़ को ऐसे खींचते हैं ना तो लेंथ इंक्रीज होता है, लेकिन उसका जो थिकनेस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। वैसे डिक्रीज ही अगर होता एक है। रॉड है, रॉड को अगर खींचेंगे तो इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ खींच रहे हैं तो लेंथ बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो लेंथ के अलोंग स्ट्रेन जो पड़े है ना वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। अब हम बात कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, जो फोर्स के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है। फोर्स के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो क्या है, डायमीटर है। आ रही बात समझ में? फोर्स के पर ये लेंथ, लेंथ किसके लेंथ है फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में। जो डायमीटर है ना, डायमीटर कैसे मेजर कर रहे हैं, ऐसे या फिर ऐसे, तो फोर्स इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फोर्स परपेंडिकुलर डायमीटर का, लेकिन फिर भी इसमें चेंज हो रहा है। अगर फोर्स लगा रहे तो डायमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है, डी माइनस डेल्टा डी हो रहा है। आ रही बात समझ में? अगर इसको कंप्रेस करते ना, अगर इसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते, तो लेंथ क्या होता, लेंथ घटता, और डायमीटर क्या होता, बढ़ता। जैसे एक रबड़ है, रबड़ में अगर इधर से फोर्स लगा रहे हो तो इसका लेंथ घट जाएगा, लेकिन विड्थ जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। हमेशा होता है, जैसे लेंथ डिक्रीज करोगे फोर्स लगा करके, लेंथ डिक्रीज करोगे तो थिकनेस इंक्रीज होगा, और इंक्रीज अगर होगा। को इंक्रीज करोगे तो थिकनेस डिक्रीज होगा। तो जो लेंथ के अलोंग स्ट्रेन आ रहा था उसको क्या बोलना है, लॉन्गिट्यूडनल। और जो भी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज आता है उसको लैटरल बोलते हैं। तो यानी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो चेंज डायमीटर में हो रहा है उसको। तो पहले डायमीटर कितना था, डी था। फोर्स हमने लगाया कैसा, टेंसाइल फोर्स। जब भी टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो जो डायमीटर है वो डिक्रीज होता है। टेंसाइल फोर्स लगाओ तो डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब कंप्रेसिव डिक्रीज लगाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो लैटरल स्ट्रेन है ना, लैटरल स्ट्रेन वो है क्या, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। क्लियर है? फोर्स अभी भी ध्यान देख लो, फोर्स कैसा है, नॉर्मल ही है, फोर्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। फोर्स अभी भी जो अप्लाइड है वो नॉर्मल फोर्स ही है, और जब नॉर्मल फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेस कैसा होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस के चलते लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी आता है और लैटरल भी होता है। लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों किसके चलते आते हैं, नॉर्मल के चलते। क्योंकि जो लेंथ में चेंज देखते हैं, मतलब फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में जो चेंज देखते हैं उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंज देखते हैं उसको लैटरल देखते हैं। तो जो लैटरल स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन उसको ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन लेंथ मतलब डी माइनस डेल्टा डी माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ऊपर वाला चेंज इन लेंथ बता रहा है, नीचे वाला ओरिजिनल बता रहा है। तो लैटरल स्ट्रेन जो होगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ डेल्टा डी बाई डी। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि लेंथ क्या, ये डायमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए स्ट्रेन क्या ऐसा नेगेटिव। लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव आता। अगर रिवर्स केस होता, फोर्स क्या करते हैं, उल्टा लगाते हैं, तो लेंथ क्या होता, डिक्रीज होता, तब उस केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नेगेटिव आता, लैटरल स्ट्रेन क्या होता, लैटरल स्ट्रेन पॉजिटिव आता। ठीक है, क्योंकि ये टेंसाइल वाला कंडीशन है। कभी भी टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, टेंसाइल फोर्स के सिनेरियो में क्या होता है, नोट में लिख सकते हो, जब टेंसाइल फोर्स होगा या टेंसाइल स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस लिखो, टेंसाइल स्ट्रेस जब भी होगा तो लॉन्गिट्यूडनल पॉजिटिव
लॉन्गिट्यूडनल जो भी स्ट्रेन है वो पॉजिटिव होगा और लैटरल स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेन नेगेटिव होगा। और जस्ट इसका उल्टा किस में होता है? कॉम्प्रेसिव में। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है रेड वाला? हाँ से दिख रहा है। ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस हो गया स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस, जैसे देखो हमने पढ़ा था स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस के कितने टाइप थे? नॉर्मल और शियर। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन के भी कितने टाइप होते हैं? नॉर्मल और शियर। ठीक है, नॉर्मल में हमने दो टाइप पढ़ा। नॉर्मल में दो टाइप पढ़ा, कौन कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल। लैटरल। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे? शियर पढ़ेंगे। ये तुम्हारा एक चेन है जो इस तरीके फॉलो होता है। स्ट्रेस क्या था? स्ट्रेस नॉर्मल, शियर। नॉर्मल में इधर दो टाइप आ रहा था, टेंसाइल और कंप्रेसिव। वैसे स्ट्रेन के भी दो टाइप है, नॉर्मल, शियर। नॉर्मल और शियर। नॉर्मल में क्या टाइप आता है? लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल। तो हम नॉर्मल स्ट्रेन खत्म कर चुके हैं जिसमें लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा। अभी हमारा क्या काम है? शियर स्ट्रेन पढ़ना। अब शियर स्ट्रेन में पढ़ देखते हैं क्या होता है। शियर स्ट्रेन में जैसे क्या मैंने एक ब्लॉक बनाया था, इस तरीके का एक ब्लॉक था। ठीक है, इस ब्लॉक पे हमने एक फोर्स लगाया था इस तरीके का, इधर F और नीचे से अपोजिट डायरेक्शन में F। और इस टाइप के हम फोर्स को क्या बोल रहे थे? शियर फोर्स। मतलब जो स्ट्रेस आ रहा था, शियर स्ट्रेस आ रहा था। अब देखो इसके चलते जो चेंज होगा ना वो किस तरीके का होगा? जो चेंज होगा ध्यान से समझना, ये जो साइड है, ये जो साइड है ये आगे टिल्ट हो जाएगा इस तरीके से। जैसे ये रॉड था, ऐसे एक फ्रेम है इस तरीके का। जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा इधर की तरफ पैरेलल डायरेक्शन में, तो ये टिल्ट होगा। ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, मान लो बॉक्स था, बॉक्स को जब ऐसे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? टेढ़ा हो जाता है। फोर्स पे जैसे ही बॉक्स है ये फोर्स लगाते हैं तो बॉक्स टेढ़ा हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है ना कि हमने फोर्स लगाया तो ये जो साइड है ये टिल्ट हो गया, तो ये साइड भी उसके अकॉर्डिंग टिल्ट हो, उसके पीछे वाले भी उसके अकॉर्डिंग टिल्ट होगा, उसके पीछे वाला भी टिल्ट होगा, इस तरीके का। यानी जो फाइनल शेप होगा ना, फाइनल शेप किस कैसा होगा? ब्लैक वाला रिप्रेजेंट करेगा। ब्लैक इसी पे नहीं बनाना है, मैं बस समझाने के लिए इस पे बनाया था। यानी जो फाइनल शेप पहले क्या था, वो पहले क्यूब का जो शेप था वो परफेक्ट शेप था। अभी क्या हो गया? क्यूब का जो शेप है वो ओरिजिनल से हटके कुछ इस तरीके का हो गया। ये ओरिजिनल है, यहां से डिफ्लेक्ट हुआ, ये ओरिजिनल था, ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, और बाकी जो पीछे वाले थे वो भी डिफ्लेक्ट हुए। जो फाइनली जो शेप आया, एक मिनट, इसी डायग्राम से काम कर लेते हैं। ये ओरिजिनल शेप है, दोनों दो पेन हो तो दोनों से बना लेना। और ये जो शेप है ये डिफ्लेक्टेड है, या डिफॉर्म्ड शेप भी इसको बोलते हैं। डिफॉर्म्ड लिखते हैं, डिफॉर्म्ड। आप समझते हैं यहाँ हो क्या रहा है? पहले परफेक्ट शेप था, फिर टिल्ट होकर के कुछ इस तरीके का शेप बना है।
तो ये 3D में, इसको समझते 2D में। अगर 2D में देखोगे ना तो ये इसका, इसमें तो चेंज कुछ हुआ नहीं, ये जो लेंथ है इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, इसमें भी चेंज नहीं हुआ, इसमें भी चेंज नहीं हुआ, इसमें भी चेंज नहीं हुआ, मतलब उसी लेंथ में चेंज हुआ ना जो फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर ध्यान से देखो तो शेप पहले इस तरीके का था, 2D में कर रहे हैं, 2D में बात कर रहे हैं, तो अगर इधर से देखते तो क्या दिखता है, स्क्वायर दिखता, ठीक है। ये चेंज होकर के किस तरीके का हो गया, रोम्बस बन गया, ठीक है ना, टिल्ट हुआ और क्या बन गया, रोम्बस बन गया। तो जब रोम्बस बन रहा है ना तो एक तरीके से डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो कुछ इस तरीके का हो रहा है, ये थीटा से टिल्ट हो गया और ये भी सरफेस क्या हुआ, थीटा से टिल्ट हो गया। क्लियर, जो टिल्टिंग हो रही है, ये साइड सीधा था, ऐसे था, ऐसा टिल्ट हो गया, ये साइड सीधा था, टिल्ट हो गया। फोर्स किधर लग रहा है, इधर F और इधर F, ठीक है ना। मतलब इस 3D फिगर को क्या कर दिया, 2D बना दिया, और कुछ नहीं करा, 2D बना दिया ताकि थोड़ा क्या लगे, इजी लगे। अब यहाँ जो डिफ्लेक्शन होता है ना वो किसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा के चेंज, थीटा के टर्म में, क्योंकि अगर फोर्स को बढ़ाएंगे तो थीटा क्या होगा, और बढ़ेगा। तो इधर जो डिफॉर्मेशन होता है उसको किसके फॉर्म में करते हैं, एंगल के टर्म में करते हैं। तो शियर स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेन का डेफिनेशन लिखना, शियर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, शियर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज angular deformation, angular deformation, angular deformation, angular deformation produced in a body, in a body, in a body on application of, on application of, on application of tangential force, on application of tangential force, on application of tangential force, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स क्यों, क्योंकि फोर्स क्या है, एरिया के पैरेलल, ब्रैकेट में लिख सकते हो, फोर्स पैरेलल टू एरिया, फोर्स पैरेलल टू एरिया। ये जो लेंथ है, ये लेंथ L है, ठीक है। और ये जो चेंज आया, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ इस फोर्स के चलते, वो कितने का हुआ, मान लो डेल्टा एक्स का हुआ। तो ये भी डेल्टा एक्स से आगे गया होगा, तो ये भी डेल्टा एक्स से आगे गया, मतलब ये सरफेस यहाँ था, आगे बढ़ के यहाँ चला गया। ये जैसे A था, ये B था, तो ये जो पॉइंट है ये A डैश है और ये B डैश है, मतलब A कहाँ चला गया, A डैश पे चला गया, B कहाँ चला गया, B डैश पे चला गया। तो जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन, ये इसकी वैल्यू देखोगे, शियर स्ट्रेन, तो ये होगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई L, क्योंकि लेंथ में जो एक्चुअली में चेंज आ रहा है वो कितने का हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में लेंथ का में जो चेंज है वो डेल्टा एक्स के बराबर है, और ये चेंज आ किसके चलते रहा है, इस लेंथ के चलते, तो ये डेल्टा एक्स बाई एल है। और जब इसको ट्राइंगल से कैलकुलेट करोगे ना, ध्यान से देखोगे, ट्राइंगल से अगर कैलकुलेट करोगे तो ये कितना है, डेल्टा एक्स है, और ये वैल्यू एल है। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा, तो यहाँ से tan थीटा कैलकुलेट करोगे तो tan थीटा कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एल, मतलब जो शियर स्ट्रेन है वो है क्या, किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। और when थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो, ये डिफ्लेक्शन जो होता है ना वो बहुत कम होता है, तो एंगल जो होता है वो वेरी स्मॉल होता है, तो उसके इसमें tan थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू थीटा। जब थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है तो tan थीटा उस केस में कितना हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। और जैसे ये थीटा के बराबर हो जाएगा, इसलिए जो शियर स्ट्रेन है वो किसके बराबर है, शियर स्ट्रेन, देयरफॉर
शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू थीटा। इसलिए जो डेफिनेशन था वो क्या था, एंगुलर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड, थीटा थीटा, एंगुलर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स या फिर फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा से या फिर थीटा, इसकी वैल्यू होती है डेल्टा एक्स वाई एल। गामा से कर लो या फिर थीटा से कर लो या फिर डेल्टा एक्स बाई एल लिख लो, सब चीज सेम टू सेम है। तो ये स्ट्रेन हो गया तुम्हारा। चलो बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।